इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किन्स के उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम, किन्सियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। किन्स ने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 में आई थी, उसके अंतर्गत उसने अपने उपभोग फलन की व्याख्या की। किन्स ने उपभोग के आधारभूत नियम की प्रस्तावना की है, जो उपभोग फलन का आधार था। उन्होंने लिखा है कि आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम जिस पर हम मानव स्वभाव के संबंध में अपने ज्ञान तथा अनुभव के विस्तृत तथ्यों के आधार पर बहुत अधिक विश्वास के साथ निर्भर रहते हैं, यह है कि इस नियम के अनुसार लोग इस बात के इच्छुक होते हैं कि जब उसकी आय बढ़े तो वे अपना उपभोग बढ़ाए, लेकिन उतना नहीं जितने की उनकी आय में वृद्धि होती है। और इस नियम का अभिप्राय यह है कि लोगों की प्रवृत्ति यह रहती है कि उपभोग पर आय में पूर्ण वृद्धि की अपेक्षा कम व्यय करें। तो इस प्रकार जो ये नियम है वो यह बताता है कि व्यक्ति है, जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे उसका उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन उतना नहीं जितने की उसकी आय में वृद्धि होती है। इसका मतलब है आय की तुलना में उपभोग कम बढ़ता है। तो यह किन्स का मनोवैज्ञानिक नियम था। किन्स के उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम की प्रस्तावनाएं या कथन। किन्स ने उपभोग के अपने मनोवैज्ञानिक नियम की 3 प्रस्तावनाएं या कथन दिए थे, जो इस प्रकार है। पहला था कि आय के बढ़ने के साथ साथ उपभोग में वृद्धि होती है, किंतु आय में वृद्धि के मुकाबले कम, C लेस देन Y। इसका मतलब है कि आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोग में भी वृद्धि होती है, किंतु आय में वृद्धि की तुलना में कम होती है। दूसरा इनका कथन था कि आय में वृद्धि किसी न किसी अनुपात में उपभोग व्यय और बचत में विभाजित हो जाती है, Y = C + S। इसका मतलब है जो आय में वृद्धि है वो उपभोग में और बचत में दोनों में बढ़ जाती है। तीसरा कथन था आय में वृद्धि होने से उपभोग तथा बचत दोनों में वृद्धि होती है। तो ये 3 कथन किन्स के उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम के थे। इसको हम इस तालिका के द्वारा समझ सकते हैं। सामने आपको एक तालिका दिख रही है। आय है 0, 100, 200, 300, 400, 500। उपभोग दे रखा है 50, 125, 200, 275, 350, 425। बचत दे रखी है -50, -25, 0, 25, 50, 75। अब इसका पहला कथन है, इसकी हम तालिका से इसको बता सकते हैं। तालिका के पहले भाग में आय के बढ़ने पर उपभोग भी बढ़ता है, पर उपभोग व्यय में वृद्धि आय के मुकाबले कम मात्रा में होती है। अब तालिका से स्पष्ट है कि आय में वृद्धि सब में 100 करोड़ की हो रही है, जबकि उपभोग में वृद्धि 75 करोड़ की ही हो रही है। तो जो पहला कथन था कि आय में वृद्धि होने से उपभोग में भी वृद्धि हो रही है, लेकिन आय की तुलना में कम होती है। इनका दूसरा कथन था कि आय में वृद्धि किसी न किसी अनुपात में उपभोग और बचत में बढ़ जाती है। तो इसकी जो पुष्टि है वो भी तालिका से हो रही है कि आय में वृद्धि किसी न किसी अनुपात में उपभोग बचत में बढ़ जाती है। जैसे 300 करोड़ रुपए की आय होने पर उपभोग कितना है 275 और बचत कितनी है 25। तो इस प्रकार से आय है वो उपभोग और बचत में बट गई है। इसी प्रकार से अगर 400 करोड़ की होती है तो भी इन दोनों में बट रही है। तीसरा कथन था इनका कि आय में वृद्धि होने से उपभोग तथा बचत दोनों में वृद्धि होती है। तो तालिका से देखने से हमें स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे आय बढ़ रही है, जैसे 100, 200, 300, 400, 500, उसी प्रकार से उपभोग में भी वृद्धि हो रही है। जैसे 125 था, फिर 200 हुआ, फिर 275 हुआ, और साथ साथ में बचत में भी वृद्धि हो रही है। इसको हम जो तीनों कथन हैं इसको हम रेखा चित्र के द्वारा भी बता सकते हैं। सामने आपको एक डायग्राम दिख रहा है।
जिसमें ओ एक्स एक्स पे आय ली गई है, ओ वाई एक्स एक्स पे उपभोग बचत लिया गया है। इनका पहला कथन था कि आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है, लेकिन आय की तुलना में कम बढ़ता है। अगर आय ओ वाई है, इस ओ वाई आय पर उपभोग जो है वो ई वाई है। अगर आय बढ़ के ओ वाई वन हो गई है तो उपभोग भी सी वन वाई वन हो गया। आय बढ़ के वाई वन से वाई टू हो गई है तो उपभोग बढ़ के हो गया है सी टू। तो इससे हमें देखने पता चल रहा है कि आय में वृद्धि ज़्यादा है, उपभोग में वृद्धि है, लेकिन आय की तुलना में कम है। इनका दूसरा कथन था कि आय में वृद्धि उपभोग और बचत में विभाजित हो जाती है। आय बढ़कर ओ वाई वन होने पर उपभोग में वृद्धि सी वन वाई वन तथा बचत में वृद्धि सी वन एस वन होती है। तो इस प्रकार ओ वाई आय उपभोग और बचत में विभाजित हो जाती है, और इसी प्रकार से ओ वाई टू पर भी आय उपभोग और बचत में विभाजित हो जाती है। तीसरा कथन था इनका कि आय में वृद्धि होने से उपभोग तथा बचत दोनों में वृद्धि होती है। डायग्राम में ओ वाई आय पर उपभोग ई वाई तथा बचत शून्य है। आय बढ़कर ओ वाई वन हो गई है, उपभोग है वाई वन सी वन, बचत है सी वन एस वन। आय बढ़कर ओ वाई टू हुई, बचत है सी टू, उपभोग है सी टू वाई टू और बचत है सी टू एस टू। तो इस प्रकार से आय में वृद्धि होने से उपभोग और बचत दोनों में वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार हमने तालिका और डायग्राम के माध्यम से किन्स के उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम को समझा और उनके जो 3 कथन थे उनको हम तालिका और डायग्राम के द्वारा समझा। किन्स के उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम की मान्यताएं। पहली मान्यता है कि उपभोग व्यय को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक तथा संस्थागत अवस्थाएं स्थिर रहती है। सामान्य परिस्थितियों की कल्पना पर यह आधारित है, और यह नियम पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके ऊपर उनकी कल्पनाओं के ऊपर भी आधारित है, जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप उपभोग में नहीं होता। अब है उपभोग फलन जो है किन्स वाला, उसके नियम के निहित तत्व तथा उपभोग फलन अथवा उपभोग प्रवृत्ति का महत्व। सबसे पहला है सेक के नियम का खंडन। जो किन्स का उपभोग का जो मनोवैज्ञानिक नियम है, इसने सेक के नियम का खंडन किया। आय बढ़ने पर उपभोग भी बढ़ता है और उपभोग अपेक्षाकृत कम मात्रा में बढ़ने से संपूर्ण उत्पादन नहीं बिकता है, क्योंकि कुछ भाग बचा लिया जाता है। तो इससे क्या होगा, अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिससे उत्पादन बंद होने से सामान्य बेरोजगारी भी फैल सकती है। तो इस प्रकार से इन्होंने सेक के नियम का भी खंडन किया। राज्य हस्तक्षेप की आवश्यकता। किन्स का जो मनोवैज्ञानिक नियम है वो सरकार के हस्तक्षेप के उसके ऊपर बल देता है, क्योंकि जब आय में वृद्धि की तुलना में उपभोग में वृद्धि उतनी नहीं होती है तो अति उत्पादन और बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार को उसमें इंटरफेयर करना चाहिए। फिर है निवेश का निर्णायक महत्व। जब आय में वृद्धि के अनुरूप उपभोग में वृद्धि नहीं हो पाती है तो बचतें बढ़ जाती है, जिससे प्रभावपूर्ण मांग में कमी हो जाती है। उपभोग और आय के बीच के अंतर को निवेश में वृद्धि के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार निवेश को उन्होंने महत्व दिया। अल्प रोजगार संतुलन। किन्स के अनुसार प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु जो रोजगार की स्थिति को निर्धारित करता है वह पूर्ण रोजगार का बिंदु न होकर अल्प रोजगार संतुलन का बिंदु होता है, और सरकार आय और उपभोग के स्तर को बढ़ाकर पूर्ण रोजगार के संतुलन के स्तर को प्राप्त कर सकती है। आय प्रजनन की अनन्य प्रकृति। जो किन्स का ये नियम है वो गुणक सिद्धांत की भी व्याख्या करता है, क्योंकि गुणक सिद्धांत ये बताता है कि निवेश में प्रारंभिक परिवर्तन होने पर आय में लगातार वृद्धि होती जाती है। तो यह उसकी जो आय प्रजनन की जो प्रक्रिया है वो एमपीसी पर निर्भर करती है। व्यापार चक्रों के मोड़ बिंदुओं की व्याख्या।
किन्स का यह नियम व्यापार चक्र के जो उनकी भी व्याख्या करता है। तेजी व मंदी के कारण अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आते हैं, उनकी भी ये व्याख्या करता है। तो इस प्रकार से हमने किन्स के उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम, जिसके 3 कथन थे, उनको तालिका और डायग्राम के द्वारा